जब बाकी दोस्तों मैं हूं आकाश सेन जेवी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल विकास का आज हमारी दूसरी अगली क्लास है और बाल विकास में पिछले हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे अपने आगे के सिद्धांत के बारे में और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का जो सिद्धांत होता है वह किस प्रकार का है और यह किसके द्वारा दिया गया है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत जो कि दिया गया है दोस्तों अब्राहम मैस्लो के द्वारा। हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं दोस्तों क्या मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जो पिछली वीडियो में हमने देखा है, उन सभी को रिवाइज जरूर करते रहिएगा क्योंकि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, वैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं, उनके आधार पर आपसे प्रश्न भी किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा दोस्तों। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं मूल्य दृष्टि के आधार पर अगला हमारा जो सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों वह हम पढ़ेंगे मूल्य दृष्टि के आधार पर मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रतिपादक है दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, आपसे बोला भी था इसको याद कर लीजिएगा। इनके जो प्रतिपादक है दोस्तों वह है दोस्तों क्या, कौन है? स्प्रेंगर है। कौन है दोस्तों? स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने एक सिद्धांत दिया है और वह सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा है कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह उसके अनुरूप होता है। इन्होंने 6 प्रकार के व्यवहार के बारे में बताया दोस्तों। इन्होंने कितने प्रकार के व्यवहार के बारे में बताया है? 6 प्रकार के व्यवहार के बारे में बताया है। हम 6 प्रकार के व्यवहार के बारे में देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों इन्होंने बताया है क्या? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। दूसरा है दोस्तों हमारा आर्थिक व्यक्तित्व। तीसरा है दोस्तों क्या? सामाजिक व्यक्तित्व। चौथा है दोस्तों राजनीतिक व्यक्तित्व। पांचवा है दोस्तों धार्मिक व्यक्तित्व। छठवा है दोस्तों सौंदर्य व्यक्तित्व। कौन सा है दोस्तों? सौंदर्य व्यक्तित्व। क्लियर है दोस्तों? देखिए, इस प्रकार से व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बताया स्प्रेंगर महोदय ने। क्या कहा है कि व्यक्ति का 6 प्रकार का व्यक्तित्व होता है दोस्तों। सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है, आर्थिक व्यक्तित्व होता है, सामाजिक व्यक्तित्व होता है, राजनीतिक व्यक्तित्व होता है और आपका धार्मिक व्यक्तित्व होता है। तीसरा है दोस्तों क्या? सौंदर्य व्यक्तित्व होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया है। व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया जरा हम देखते हैं। देखिए, सैद्धांतिक व्यक्तित्व वो होते हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं जो अपने सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं जो अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जो अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों कौन से व्यक्ति? वह कहलाते हैं दोस्तों सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते, उसको एक हिंट के तौर पर नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जैसे कि दोस्तों एक व्यक्ति है, वह अगर घर से बाइक लेके निकलता है, तो उसका सिद्धांत है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, अगर बाइक लेके जा रहा हूं तो मैं हेलमेट लगाकर जरूर जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अपने सिद्धांत और अपने आदर्शों पर कार्य करते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों सैद्धांतिक व्यक्ति, जिनका एक सिद्धांत होता है। किसी किसी का सिद्धांत होता है कि सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, तो वो जाते हैं, ये उनका क्या है? ये उनका सिद्धांत है।
कुछ भी हो सकता है लेकिन उनका सिद्धांत नहीं बदल सकता। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे व्यक्ति कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? वही कहलाते हैं दोस्तों हमारे कौन से? सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं, जो अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया, उसको हिंदी के तौर पर लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है दोस्तों कौन सा? आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो धन और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। काय के लिए कार्य करते हैं? धन एवं समृद्धि के लिए, धन एवं समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। काय के लिए कार्य करते हैं दोस्तों? धन एवं समृद्धि के लिए, मतलब आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जिनका व्यवहार होता है इस तरीके का, वह व्यक्ति काय के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। वही हम देख रहे हैं। दूसरा क्या है? आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति धन एवं संपदा के लिए, धन एवं समृद्धि के लिए कार्य करते हैं, आर्थिक स्थिति के लिए कार्य करते हैं, वह कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तीसरा जो प्रकार बताया दोस्तों, वह बताया उन्होंने सामाजिक व्यक्तित्व। वह व्यक्ति जो समाज के, वह व्यक्ति जो समाज के कार्यों, जैसे कि दोस्तों आपका दया, परोपकार, सहयोग, इस तरीके के दोस्तों जिनके अंदर भाव होते हैं, समाज के प्रति जो अपना कार्य समर्पित करते हैं, ठीक है, के प्रति कार्य करते हैं, समाज के कार्यों के प्रति कार्य करते हैं, वह कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं, जिनका व्यवहार एक समाज के प्रति होता है, समाज के प्रति उनकी दया की भावना होती है, समाज के प्रति उनकी परोपकार की भावना होती है और समाज के प्रति उनको सहयोग की भावना होती है। ऐसे जो व्यक्ति कहलाते हैं, वह व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों, जो कि स्प्रेंगर के द्वारा एक व्यक्तित्व का प्रकार है। अगला देखेंगे दोस्तों हम राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व वो होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं? जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं और दाव पैंच वाले कार्य करते हैं। कौन से? दाव पैंच वाले कार्य करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिनके अंदर राजनेता का गुण होता है, जो कि एक प्रमुख, एक जो आपने देखे होंगे चुनावी जो होते हैं, जिनमें आपके विधायक, मंत्री वगैरह जो होते हैं, ये कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? या उसे राजनीतिक व्यक्तित्व वाले, जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं और वो क्या होते हैं? दाव पैंच में निपुण होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति कहलाते हैं वह कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों। अगला होता है दोस्तों धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। धार्मिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह होते हैं दोस्तों जो धार्मिक कार्यों में अपना कार्य करते हैं। जैसे कि कोई पुजारी है, पुजारी अगर मंदिर जाता है तो उसका नियम है वह धर्म के प्रति कार्य करेगा, वह मंदिर में बैठा रहेगा, लेकिन वहीं कोई ना कोई आपको रामायण लेकर वहां पढ़ता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो धार्मिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं? धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं, जो धार्मिक कार्यों में कार्य करते हैं। जो धार्मिक कार्यों में, बोल सकते धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो धार्मिक कार्य करने का मतलब मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया है पंडित को लेकर। जैसे कोई पंडित जी है, पंडित जी अगर मंदिर जाता है तो मंदिर में जाके क्या करता है? वह पूजा अर्चना करता है। क्या है? धार्मिक कार्य है। तो उसका काम एक ही काम है। उसका काम क्या है? पुजारी का मंदिर जाना है, पूजा करना है, शाम के टाइम घर आना है, फिर शाम को मंदिर जाना है, फिर पूजा करना है। ऐसे व्यक्ति है जो किस कार्य में कार्य कर रहे हैं? धार्मिक कार्यों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कौन से कहलाते हैं? धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा कौन सा? सौंदर्य व्यक्तित्व। सौंदर्य व्यक्तित्व, इसके लिए हम कला का व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। कौन सा? कला एवं सौंदर्य, कला। ऐसे व्यक्ति जो अपनी कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो कला एवं सौंदर्य वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति चित्रकला में निपुण है। क्या है दोस्तों? कोई व्यक्ति चित्रकला में निपुण है, कोई वस्तु वास्तुकला में है, कोई दोस्तों सजावट में है, कोई दोस्तों नृत्य क्रिया में है,
इस प्रकार के दोस्तों क्या है, जो अपनी कला और सौंदर्य के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपनी कला और सौंदर्य के आधार पर अपना कार्य व्यवहार करते हैं। जैसे कोई चित्रकार है, वह चित्रकार क्या करता है, अपनी चित्रकला का प्रयोग करता है, अपनी कला का क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसे अलग अलग जो कलाबाज वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, स्प्रेंगर के अनुसार वह होता है दोस्तों कला एवं सौंदर्य वाले व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों। कौन कौन से, जो कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि चित्रकला, वास्तुकला, सजावट और नृत्य इत्यादि कई प्रकार की जो कलाएं होती हैं, उनके क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं और उनमें अपना सहयोग देते हैं, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों कौन से, कला एवं सौंदर्य वाले व्यक्ति। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमने देखा स्प्रेंगर के बारे में, एक बार फिर इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। हमने पढ़ा दोस्तों मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। मूल्य दृष्टि के आधार पर जो सिद्धांत दिया दोस्तों वह दिया गया है स्प्रेंगर के द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है कि मूल्य दृष्टि के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्प्रेंगर ने दिया है। और इन्होंने कौन कौन से व्यक्तित्व दिए हैं, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक, धार्मिक और कला एवं सौंदर्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं यही भी मैंने आपको यहाँ बताया है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपसे बन जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे करेंगे दोस्तों हम क्या, मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। छोटा है, इसको भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको वेरी मोस्ट टाइम भी लगा लीजिएगा। मांग एवं आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपसे हेनरी मुर्रे ने दिया है दोस्तों, लेकिन उसमें दिया है 40 मांगों को लेकर। इसमें जो मांगे दी गई हैं, इसमें आवश्यकता के अनुसार मांगों को दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत। वेरी मोस्ट टाइम भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। मांग एवं मांग, या लिख सकते यहाँ आवश्यकता का सिद्धांत। देखिए यह अलग अलग है, यह व्यक्ति की मांगे होती हैं और वे मांगे होती हैं जो उनकी आवश्यकता होती है। ऐसी मांगे जिनकी उनको जीवन में आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों इसके जो प्रतिपादक हैं इनको याद रखिएगा, पेपर में दोस्तों ये कई बार पूछे जा चुकी हैं। हरियाणा टेट में पूछे जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में पूछे जा चुके हैं, और आपका सीटेट में भी और आपका मध्य प्रदेश की संविदा शिक्षक में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके प्रतिपादक दोस्तों जो है वो है कौन है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो। कौन है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने दिया है दोस्तों मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। और मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो दिया है दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने। इसको नोट करिएगा और वेरी मोस्ट टाइम भी लगा लीजिएगा दोस्तों। इन्होंने जो अपना मांग दिया है, इन्होंने 5 प्रकार की मांगों को दिया है। इनकी मांगों को जरा हम देखते हैं, इन्होंने 5 प्रकार की मांगों को दिया है, और इनकी जो मांगे चलती हैं दोस्तों यह 5 प्रकार की हैं। और इसको इस चित्र के आधार पर उन्होंने दिया है। किस आधार पर दिया है, इस चित्र के आधार पर दिया है। इस चित्र के आधार पर जो इनकी मांगे हैं वह इनका क्रम नीचे से चलता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। यह उनकी क्या है दोस्तों, यह उनकी मांग है जो कि अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत में समझाई है। और इसका जो क्रम है दोस्तों वह कैसा होता है, वह दोस्तों नीचे से जाता है ऊपर की ओर। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 क्रम कैसा जा रहा है, नीचे से जा रहा है ऊपर की ओर। यही भी आप नोट करिएगा, क्योंकि चित्र के आधार पर बताया है। किन्होंने बताया है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने बताया है। अब जरा हम देखेंगे कि अब्राहम मैस्लो ने अपनी मांगों को, कौन कौन सी आवश्यक मांगों को यहाँ पर बतलाया है अपने सिद्धांत में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि मांगे, देखिए इन्होंने दिया है दोस्तों, सबसे पहली जो मांग होती है व्यक्ति की वह होती है शारीरिक, इसको बोल सकते हैं दैहिक। दैहिक की मांग, काय की मांग दोस्तों, शारीरिक एवं दैहिक की मांग होती है। इसके बाद व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति की मांग क्या होती है कि वह शारीरिक और दैहिक रूप से उसकी मांग होती है। मतलब उस व्यक्ति का जन्म होता है, वह शरीर ग्रहण करता है, शरीर धारण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, शारीरिक एवं दैहिक की मांग होती है। जब उसके पास शरीर आ जाता है तब व्यक्ति क्या सोचता है, अपना बचाव करने की कोशिश करता है, अपने आप को सुरक्षित करना महसूस करता है कि मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। इस प्रकार उसकी अगली मांग क्या होती है, सुरक्षा की मांग होती है दोस्तों। क्या होती है, सुरक्षा की मांग होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए व्यक्ति का जन्म हुआ, उसकी पहली मांग है दोस्तों शारीरिक एवं दैहिक मांग होती है। व्यक्ति का जन्म होने के बाद उसने सुरक्षा की मांग की,
कि हमारे लिए सुरक्षा भी होना चाहिए। सुरक्षा की मांग होने के बाद व्यक्ति एक समाज में रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है? एक समाज में रहना चाहता है। तो उसमें अगली मांग जो क्या होती है? समाज की मांग होती है दोस्तों। क्या होती है? समाज की मांग होती है। जब व्यक्ति समाज में रहने लगता है तो समाज में रहने के बाद व्यक्ति के अंदर काय की मांग होती है? समाज में रहने के बाद व्यक्ति सम्मान की मांग करने लगता है कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ वहां के लोग मेरा सम्मान करें। तो उसके बाद अगली मांग क्या होती है? सम्मान की मांग होती है दोस्तों की सम्मान चाहता है व्यक्ति। और जब उसको सम्मान मिल जाता है, देखिए उसको शारीरिक हो गया, सुरक्षा भी मिल गई, समाज भी मिल गया और उसको समाज में सम्मान भी मिल गया। इसमें क्या होता है? वह अपने अंदर क्या महसूस करने लगता है? आत्म सिद्धि महसूस करने लगता है। और वह क्या है दोस्तों? आत्म सिद्धि की मांग। कौन सी मांग है दोस्तों? आत्म सिद्धि की मांग करने लगता है। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 प्रकार की मांगे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहली मांग होती है दोस्तों शारीरिक एवं दैहिक मांग होती है। दूसरी मांग करता है व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर कि बालक अपने अंदर की सुरक्षा महसूस करना चाहता है। अगली जो मांग होती है सुरक्षा की दृष्टि, सुरक्षा के बाद फिर समाज में रहने की मांग करता है। समाज में रहने के बाद फिर वह समाज में सम्मान की लेकर बात करता है और जब उसको सम्मान मिल जाता है तो वह अपने अंदर आत्म सिद्धि की मांग करने लगता है दोस्तों। इस प्रकार क्या है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा इस प्रकार चित्र के माध्यम से इन मांगों के बारे में वर्णन किया है दोस्तों। ये मांगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी के बाद अगर आपसे प्रश्न किया जाता है, देखिए यहाँ पर जो सिद्धांत है, यहाँ पर इस सिद्धांत को ध्यान से देखिए। इस सिद्धांत का नाम है दोस्तों मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। इस आवश्यकता को याद रखिएगा, मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि यह आवश्यकताएं होती हैं। और इसके बाद एक अगला सिद्धांत दिया है दोस्तों हेनरी मुर्रे ने। हेनरी मुर्रे ने जो सिद्धांत दिया है वह दिया है दोस्तों क्या? मांग की सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत जो दिया है उसमें उनकी मांगे जो दोस्तों 40 प्रकार की मांगे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हेनरी मुर्रे ने जो मांग को लेकर सिद्धांत दिया है उसमें 40 प्रकार की मांगों को बात की है दोस्तों। ये आवश्यकता के अनुसार मांगे हैं, जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है ये वे मांगे हैं। लेकिन हेनरी मुर्रे ने जो मांगे की हैं वह आवश्यकता के अनुसार नहीं है, इसलिए उसमें आवश्यकता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा हेनरी मुर्रे के अनुसार मांग का जो सिद्धांत होता है उसमें 40 प्रकार की मांगे होती हैं और अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो आवश्यकता मांग का सिद्धांत है उसमें 5 प्रकार की सिद्धांत, 5 प्रकार की मांग होती है दोस्तों। और वह क्या होती है? शारीरिक सुरक्षा, सम्मान, शारीरिक सुरक्षा, समाज सम्मान, आत्म सिद्धि की मांग होती है। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपसे यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब आगे का दोस्तों कल हम करेंगे दोस्तों क्या? व्यक्तित्व के मापन की विधियों के बारे में कल हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। क्या दोस्तों? आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय बाबी।